देखिए, देश भर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर बिल्कुल नहीं थम रहा। इस बर्फबारी से पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन इससे मैदानी इलाके में लोगों को शीतलहर का सितम झेलना पड़ रहा है। तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है और देश में बदलते मौसम के मिजाज पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बारिश, बर्फ और शीतलहर। सर्द मौसम से ठिठुर रहा है देश। देश भर में ठंड ने कोई रियायत नहीं बख्शी है। मैदानी इलाकों में कोहरा दमदार है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फ का लग रहा अंबार है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। जनपद में बारिश और बर्फबारी से हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। पारा -3 डिग्री तक लुढ़क गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में तो 1.5 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ और हेमकुंड में 1.5 फुट से अधिक बर्फ जमी हुई है। हालांकि बर्फबारी के बाद हल्की धूप ने लोगों को राहत भी दी। खिली धूप से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। धीरे धीरे बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिसका पर्यटकों ने जमकर आनंद उठाया। हिमालय दर्शन क्षेत्र बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहा है, जिसे पर्यटक अपने कैमरों में कैद करते नहीं थक रहे। बर्फबारी से हो रही मुश्किलों की बात करें तो तापमान 0 से नीचे चला गया है। बर्फ से सड़कों पर फिसलन है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। बर्फ का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर की वादियों का लुत्फ नैनीताल में उठा रहे हैं। लेह लद्दाख का लुत्फ हम नैनीताल में उठा रहे हैं और पूरा बर्फ सुबह 5 बजे बर्फ पड़ी है और पूरे बर्फ में एकदम नैनीताल लबलबा हो गया। बहुत मजा आ रहा है वैसे तो, लेकिन सुबह 5:30-6 बजे से ही हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन फंसने का भी एक अलग मजा है। एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से ठंड चरम पर है। सिलीगुड़ी घाटी में कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। सफेद बर्फ की चादर में लिपटे टाइगर हिल का नजारा कुछ ऐसा है। पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। पूरा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी कारण से बहुत है यहाँ पे टूरिस्ट अभी बहुत है। जी। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाता हूँ। तो गाड़ी चलाने में कहीं पर बहुत जगह पर दिक्कत हो रहा है? जी हाँ, अभी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मतलब कि स्नोफॉल का चलते ये स्लिप होता है। जी हाँ। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का ये दौर अभी जारी रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे मैदानी राज्यों में भी 14 जनवरी से पहले शीतलहर से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस वक्त देश भर में ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। बेजुबान जानवर भी ठंड का सितम झेल रहे हैं। इन जानवरों को ठंड से थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान के एक जू में खास व्यवस्था की गई है। क्या है वो खास व्यवस्था, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। आप सोच रहे होंगे कि जानवरों के साम्राज्य में इन सुविधाओं का क्या काम, तो आपको बता दें कि ये पूरा बंदोबस्त बेजुबान जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किया गया है। तस्वीरें राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की हैं। ठंड में इंसान तो जैसे तैसे ठंड से बचने का इंतजाम कर लेता है, लेकिन बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। लेकिन नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क के अधिकारियों ने बेजुबानों के दर्द को समझते हुए मुकम्मल तैयारी की है। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पार्क में मौजूद शेरों व अन्य जानवरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व ऑल हीटर लगाए गए हैं। पूरे पार्क में करीब 33 हीटर और पर्दे लगाए गए हैं। साथ ही जानवरों के पिंजरे की खिड़की और दरवाजे पर मोटे कवर चढ़ाए गए हैं, ताकि ठंडी हवाओं से परेशानी न हो। जानवरों के लिए खाने पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ठंड से बचाने के लिए अंडे के साथ ही अन्य पौष्टिक चीजें भी दी जा रही हैं। हम लोग सर्दी से बचाव के लिए
वन्यजीवों का विशेष प्रबंधन किया जाता है ताकि उनमें किसी बार ठंड का दुष्प्रभाव न पड़े। इसके लिए हम जितने भी एनक्लोजर्स हैं उनके चारों तरफ से उनको पैक किया जाता है। उनके चार टाटियाँ लगा, जो खिड़की दरवाजे रहते हैं उनको टाटियाँ लगा के उनको, ताकि कोल्ड वेव्स उनके अंदर एनक्लोजर में प्रवेश न करे। इस पर ठंड से उनको लोग प्राइमरी रूप से तो एनक्लोजर्स के जो रिटायर रूम्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाता है ताकि रात में किसी ठंड का, नाइट को ज़्यादा ठंड का प्रभाव रहता है उसके लिए। दूसरे जितने भी एनक्लोजर में हीटर लगाए जाते हैं ताकि गर्मी का उनका वातावरण मिलता रहे। पुख्ता व्यवस्था के बीच जानवर भी बढ़ती कनकनी में ठंड का मजा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं जू घूमने आए पर्यटक भी जू के इस इंतजाम से खुश हैं। और अब बात करते हैं कोरोना के संकट की। कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे लोगों में टेंशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में कोविड के मामले डबल हो गए हैं। चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश में बच्चों को अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। आज शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का रोड मैप बताया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि देश में हालात क्या है। कोरोना से अभी आने वाले वक्त में निजात मिल पाएगी ऐसा लगता नहीं है। देश में कोरोना का वायरस एक बार फिर बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है और तीसरी लहर की आहट साफ सुनाई देने लगी है। सबसे पहले आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है वो हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 82 केस सामने आए, गुजरात में 73, जबकि केरल में 65 संक्रमितों की पुष्टि हुई। पंजाब में भी ओमिक्रॉन से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। यहाँ इसी महीने 36 साल का एक व्यक्ति स्पेन से आया था, जिसके नमूने की जांच की गई तो ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो गई। इसी के साथ देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। अभी पंजाब में ठीक है, एक केस आया था ओमिक्रॉन का और वो ठीक होके घर चल गया पेशेंट। हमारे पास कोई भी ओमिक्रॉन का केस नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नई आफत बनकर आया है, लेकिन कोरोना का वायरस अपने पुराने स्वरूप में पहले से ही मौजूद है और अब उसमें भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,900 केस तो दिल्ली में 923 मामले सामने आए। ये मामले अचानक कितनी तेजी से बढ़ने लगे हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 496 मामले आए थे। बुधवार को दिल्ली में 923 मामले दर्ज किए गए, जो मंगलवार की तुलना में दोगुना है। 30 मई के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। दिल्ली में 30 मई को 946 मामले सामने आए थे, जबकि एक दिन पहले यानी 29 दिसंबर को 923 नए मामले दर्ज हुए। कुछ वेरिएंट नया वेरिएंट आया है कोविड का, जैसे कि ओमिक्रॉन है इस टाइम। देखिए, वायरस का काम है अपने आप को बदलते रहना, वो वेरिएंट करता रहेगा। कभी अल्फा आया था, डेल्टा आया था, अब ये ओमिक्रॉन आ गया है, हो सकता है और वेरिएशन डाले। हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि वेरिएशन कुछ भी हो, कोई भी वेरिएंट हो, हमें बेसिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है। मुंबई में भी कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 1,377 केस आए थे। बुधवार को 2,510 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह कोलकाता में भी कोरोना के काफी मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को यहाँ 752 नए केस आए थे। बुधवार को नए केस की संख्या 1,089 थी। गुजरात में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 548 नए मामले सामने आए। राज्य में 6.5 महीने से ज्यादा समय बाद किसी एक दिन संक्रमण के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी एक नहीं, कई राज्यों में कोरोना फिर से सिर उठा रहा है। लेकिन ये वक्त घबराने का नहीं, सतर्क रहने का है। देखिए, देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, पाबंदियां लागू करके स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लापरवाही नजर आ रही है। लापरवाही के मोर्चे पर कहीं सरकार तो कहीं जनता। ऐसे में बड़ा सवाल है कि लापरवाही रहेगी इस तरीके से जारी तो कोरोना से कैसे हम जंग जीतेंगे। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा इलाके में बने नवेले वंडरलैंड की हैं। हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है।
देखने में तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन ये भीड़ कोरोना को दावत देने की वजह बन सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। सवाल ये है कि मुंबई इस वक्त कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट पर है। बीएमसी और सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है, तो फिर ये भीड़ क्यों जुटाई गई है? लैंड की जो सुविधा यहाँ पे की गई है वो राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और उनके करीबियों के द्वारा की गई है, जो आम लोगों के लिए की गई है। इसे आम लोगों के लिए 26 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक रखा गया है। लेकिन सरकार जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले को लेके लगातार बैठक कर रही है और जो आम इंसान है उनको सारे पाबंदियों का पालन करने के लिए कह रही है, ऐसे में तो सरकार के कथनी और करनी में फर्क होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां इन तस्वीरों में न सिर्फ सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोगों की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। मास्क लगा करके अंदर जाइए, बिना मास्क का एंट्री नहीं है, मास्क लगाइए। इस ऐलान के बावजूद भी लोग लापरवाह नजर आए, बिना मास्क के घूमते दिखे। मुंबई में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये भीड़ क्यों जुटी है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ मिनी लॉकडाउन लग चुका है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कोरोना संक्रमण के रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के 4,392 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 4,228 मामले मास्क नहीं पहनने के हैं, जबकि 83 मामले सामाजिक दूरी के उल्लंघन और 60 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से जुड़े हैं। दिल्ली में 28 दिसंबर को नियम तोड़ने वालों से 86,33,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। दिल्ली, मुंबई और देश के बाकी राज्यों में हाल ऐसे ही है। लोग कोरोना की गंभीरता को समझने को तैयार ही नहीं है। तस्वीरें देहरादून के मशहूर पलटन बाजार की हैं, जहां महामारी के बीच खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। सामाजिक दूरी का पालन तो छोड़िए, लोग मास्क लगाने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। सवाल पूछने पर बहाने तो ऐसे हैं कि सवाल पूछने वाला भी चकरा जाए। पक्का ही लगेगा कि इलेक्शन के बाद लॉकडाउन लगेगा। अब पब्लिक देख लो, कोरोना का ऐसे ही करेगी, कोई कुछ बीमारी शिमारी कुछ नहीं है, मगर मास्क लगाना जरूरी है। मास्क नहीं लगाया है आपने? मास्क तो नहीं लगा, क्या करें, अब बच्चों का पेट ही पालना है। सारे दिन मास्क लगा के बैठ नहीं सकते हम यहाँ पे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसी लापरवाही क्यों? देखिए, देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूएई का दौरा रद्द कर दिया। लेकिन देश में हो रही चुनावी रैलियों पर कोई रोक नहीं दिख रही। सवाल ये उठता है कि आखिर ये रैलियां रुकेंगी कब? तस्वीरें जहां की हो, हालात हर जगह एक से हैं। रैली चाहे जिस राजनीतिक दल की हो, लापरवाही हर किसी की तरफ से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लोग परेशान हैं। लेकिन नेताओं को लोगों से क्या लेना देना? उन्हें तो वोट पाना है, चुनाव जीतना है, सत्ता पर आसीन होना है। आज भी चुनावी राज्यों में कई रैलियां हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वो वहां पर 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम साहब ठीक 1 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे और लगभग 2:30 बजे तक उनका कार्यक्रम रहेगा। पूरा माहौल जो है आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों में उनके आने को लेकर बहुत उत्सुकता है, बहुत जोश है। गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी में 3 रैलियां हैं। ये रैलियां मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में होनी है। माना जा रहा है कि इसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से की हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई जनसभाएं करने जा रहे हैं। गोरखपुर में वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। महाराजगंज में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और पीलीभीत में एक जनसभा करेंगे। पंजाब में भी अगले साल चुनाव है।
इसलिए वहां भी चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में वो विक्ट्री मार्च की अगुवाई करेंगे। नगर निगम चुनाव में वहां पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी के इसी विक्ट्री मार्च में पंजाब में पार्टी के सभी बड़े नेता, सभी जीते हुए पार्षद और हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। जाहिर है इसमें भीड़ भी खूब होगी। चंडीगढ़ के लोगों ने भाजपा के मौजूद मेयर, भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मेयर और भाजपा के यूथ अध्यक्ष सबको हरा दिया। इनकी जगह जनता ने आम आदमी पार्टी के नए चेहरों को चुना है। पंजाब में किसानों के संयुक्त समाज मोर्चा की भी आज रैली है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल आज अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इतनी पाबंदियां लग रही है, इतना ओमिक्रॉन का डर है, खौफ है, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों हो रही हैं? कौन लोग करा रहे हैं इसको? बड़े बड़े जानकार लोग करा रहे हैं इसको। और इलेक्शन कमीशन के बहानेबाजी की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन तो 1-2 महीने बाद पिक्चर में आएगा। जब मॉडल कोड लागू होगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी, अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच यूपी में चुनाव आयोग की टीम के दौरे का आज तीसरा दिन है, लेकिन चुनाव कब होगा, रैलियों पर रोक लगेगी या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। मुस्लिम भारत लगातार जारी है और अब वक्त है आप तक वो खबर पहुंचाने का जिसे सुनकर आप हिंद की सेना पर नाज करेंगे और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपने जिन पालतू दहशतगर्दों को कश्मीर में अमन चैन बिगाड़ने के लिए भेजा है, भारत की सेना उन पर चुन चुन कर प्रहार कर रही है। एक बुलेट एक शिकार का सिलसिला जारी है। ताजा खबर यह है कि सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने मिलकर पिछले 12 घंटे में कश्मीर से 6 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया है। ये सभी आतंकी अनंतनाग और कुलगाम में हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसमें से 2 के पाकिस्तानी होने की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर 2 जगहों पर यह ऑपरेशन किया, जिसमें 6 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर। अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के शाहबाद नौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी और सेना के 2 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। गुप्त सूचना पाकर सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी जारी है। मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 1 पुलिस और सेना के 2 जवान भी घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ घाटी के कुलगाम के मिरहामा में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ में 1 पाकिस्तानी नागरिक समेत जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार इस ऑपरेशन के जरिए आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। फिलहाल इस ऑपरेशन से जुड़ी और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइए अभी क्या अपडेट है ताजा? देखिए, अनंतनाग में जो मुठभेड़ चल रही है डूरू अनंतनाग में, यहाँ पे जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 1 मिलिटेंट को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन अभी भी 1 और मिलिटेंट के इस घर में होने की बात है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। जबकि मिरहामा कुलगाम में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों का कहना है कि 1 विदेशी और 2 स्थानीय मिलिटेंट थे और इनका ताल्लुक भी जैश-ए मोहम्मद से बताया गया। और इनके कब्जे से जो हथियार मिले थे उनमें M4 कार्बाइन के अलावा 2 AK-47 राइफल भी मिली थी।
दोनों मुठभेड़ के बारे में सुरक्षा बलों का ये कहना है कि खुफिया जानकारी के आधार पर ही दोनों जगह पे कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। कुलगाम वाली मुठभेड़ तो काफी कम समय तक चली, ब्रीफ शूट आउट हुआ जिसमें तीनों को मार गिराया गया, लेकिन डूरू अनंतनाग में जो है वो मुठभेड़ अभी भी जारी है और यहाँ पे एक मिलिटेंट जो कि मकान में पोजीशन लिए हुए हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी, किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है आसिफ? और 2 के तो पाकिस्तानी होने का कंफर्मेशन हो गया है, बाकी के बारे में क्या इनपुट? देखिए, क्योंकि अनंतनाग वाली मुठभेड़ अभी चल रही है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी सुरक्षा बलों की तरफ से साझा नहीं की जा रही है और जो मिलिटेंट मारा गया है उसकी भी पहचान नहीं बोली गई है। लेकिन कुलगाम में मारे गए तीनों मिलिटेंट्स की पहचान हो गई है और 2 के स्थानीय और 1 के विदेशी होने की पुष्टि भी सुरक्षा बलों की तरफ से कर दी गई है। लेकिन जब अनंतनाग वाली मुठभेड़ समाप्त होगी तो उसके बाद ही उनकी पहचान के लिए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस तरफ लगा है कि किस तरीके से जल्दी से जल्द या तो घर को विस्फोटकों से उड़ा दिया जाएगा या फिर छुपे हुए मिलिटेंट को निशाना बनाकर उसको मार गिराया जाएगा। बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर से तमाम अपडेट आसिफ कुरैशी आपको दे रहे थे। ओमिक्रॉन संकट से देश के सबसे बड़े बैंक ने एक चेतावनी दी है। क्यों है वो चेतावनी, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना की विनाशकारी लहर से उबर रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। रिकॉर्ड गिरावट के बाद विकास दर 8.4% की नई ऊंचाइयों को छू रही है। तब देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट ने फिर से चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के विकास के लिए खतरा साबित हो सकता है। ओमिक्रॉन से अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। महंगाई और बढ़ने का खतरा है। फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या और गहरी हो सकती है। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि सितंबर 2022 तक बैंकों में फंसा हुआ कर्ज बढ़कर 9.5% हो सकता है, जो सितंबर 2021 में 6.9% रहा है। आरबीआई ने इस संकट से निपटने के लिए बैंकों को पूंजी और नकदी के बेहतर प्रबंधन की नसीहत दी। आरबीआई की दूसरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में महंगाई पर भी चिंता जताई गई है। कहा गया है कि खाने पीने की चीजें और ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और महंगी होंगी। इसको काबू में करने के लिए सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अप्रैल से लगातार 8वें महीने थोक महंगाई दर 10% के ऊपर बनी हुई है। पिछले महीने तो ये 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23% पर पहुंच गई। देखिए, दुनिया में ओमिक्रॉन के सुनामी के बीच एक बेहद सुकून देने वाली खबर आई है, वो भी सेहत पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था की तरफ से। हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि WHO की, जिसकी चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा बयान दिया है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। वैक्सीन की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। WHO ने दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो तुरंत वैक्सीन लगवा लें। कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त की सबसे बड़ी और अच्छी खबर कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है और जो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की वजह से नहीं जा रहे हैं। इसीलिए WHO की तरफ से भी अपील की गई है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो भी वैक्सीन जरूर लगवाएं और जल्द से जल्द लगवाएं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बापू को लेकर धर्म संसद में जिस तरह का बयान दिया गया था उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि कालीचरण को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ था और मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रायपुर में कालीचरण महाराज पर केस दर्ज है और अब गिरफ्तारी हो गई है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। धर्म संसद में बापू को लेकर कालीचरण ने जिस तरह से अपशब्द कहे थे उसके बाद ही रायपुर में यह मामला दर्ज हुआ था और तब से पुलिस कालीचरण को तलाश रही थी। हालांकि कालीचरण ने बाद में एक वीडियो फिर जारी किया था और फिर अपने आप को सही ठहराया था, अपनी बात को सही ठहराया था, लेकिन लगातार पुलिस तलाशती रही और अब मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। विवादित बयान दिया था धर्म संसद में कालीचरण ने और जिसके बाद लगातार सबके निशाने पर था कालीचरण। मामला दर्ज हुआ रायपुर में और उसके बाद पुलिस तलाश कर रही थी और अब जो जानकारी मिल रही है मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट। धर्म संसद रायपुर में बुलाई गई थी,
जिसमें तमाम संत अपनी बात रख रहे थे और उन सबके बीच कालीचरण ने बापू को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कैसे हुई है गिरफ्तारी, क्या और जानकारी हमारे पास इससे जुड़ी? देखिए, कालीचरण ने धर्म संसद पर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी महात्मा गांधी के ऊपर की थी, उसके बाद से ही उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन धर्म संसद में बयान देने के बाद कालीचरण रात को ही छत्तीसगढ़ छोड़कर छत्तीसगढ़ से निकल गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर ये दबाव बनने लगा था और पिछले 2 दिन से अगर बात करें, एबीपी न्यूज ने बहुत प्रमुखता से इस बात को उठाई थी। जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव है, इसकी वजह से तो नहीं टल रहा है कालीचरण की गिरफ्तारी। लेकिन कल पुलिस ने ये कहा था, एबीपी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम में कल 8 बजे इस बात को बहुत प्रमुखता से दिखाया था कि कालीचरण की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं। और अभी जो जानकारी मिल रही है, रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल से मेरी एबीपी न्यूज की बातचीत हुई है। एसपी ने बताया है कि खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीम बनाई गई थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही थी। लेकिन कल के बाद अचानक छत्तीसगढ़ सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा था कि आखिर कालीचरण आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद और दोबारा जब सफाई का वीडियो वो पेश करता है, तो उसके बाद भी वो कहता है कि मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपको याद होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा था कि अगर कालीचरण इतने साहसी हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, उन्हें आके सरेंडर करना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस अपना काम करेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चौतरफा दबाव बन रहा था और ये पूरा मामला राजनीतिक होता जा रहा था, तो आज अब ये खबर आई है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर दिया है और अब कुछ देर बाद दोपहर या शाम तक कालीचरण को लेकर पुलिस रायपुर पहुंचेगी। आदर्श, ठीक है, आप रहे ज्ञानेंद्र हमारे साथ। ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? और बड़ा सवाल ये भी कि रायपुर में इस तरह का छत्तीसगढ़ में बयान धर्म संसद में देने के बाद कालीचरण मध्य प्रदेश पहुंच जाता है और अभी तक छुपा रहता है, किसी को जानकारी भी नहीं मिलती। हाँ, देखिए आदर्श, जैसे ही ये वहाँ से कालीचरण भागा था, ये आपत्तिजनक बयान देखे, उसके बाद सब जगह से खबर लग रही थी कि वो मध्य प्रदेश में कहीं छिपा हुआ। सबसे बड़ी बात जो आ रही थी कि वो इंदौर के किसी आश्रम में छिपा हुआ है, क्योंकि सब ये कयास लगा रहे थे कि उसके लिए सबसे मुफीद जगह यही यदि कहीं है तो वो भाजपा शासित राज्य हो सकता है। तो इसके लिए हम तमाम लोगों के पास खबर थी कि वो है तो मध्य प्रदेश में, मगर किस जगह है। इंदौर के पर हम लोग तलाश कर रहे थे, मगर इंदौर में तो नहीं मिला। मगर अभी सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी की है। खजुराहो के पास 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वरी धाम है, वहाँ एक व्यक्ति के पास वो किराए से रह रहा था, तो अपना पहचान छुपा के, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुबह 4 बजे उसको वहाँ से अरेस्ट किया है और बिना मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए छत्तीसगढ़ पुलिस तुरंत उसे वहाँ से उठा के ले गई। हमारे वहाँ जो लोकल पुलिस के लोगों से बात हुई, जिला पुलिस के लोगों से बात हुई है, जिला पुलिस के लोगों को कोई इत्तला नहीं दी गई है, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है और ये खबर छत्तीसगढ़ से ही चल के आई है कि वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बड़ी बात वही है कि किस तरीके से वहाँ से भागा था और यहाँ पर अपनी पहचान छुपा के रह रहा था। पहले ये संभव आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है वो किसी आश्रम वगैरह में छिपा हो, मगर खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वरी धाम करके छोटा सा गांव है। ब्रिजेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि कौन सा राज्य मुफीद हो सकता है छुपने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, कुछ काम इस तरह के ऑपरेशन को करती है, तो प्रोटोकॉल के तहत जानकारी दी जाती है। क्या जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया कि कहीं ऐसा होता तो शायद कालीचरण फिर वहां नहीं मिलता? इस तरह की भी कोई बात हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से दबे छुपे तौर पे छत्तीसगढ़ पुलिस आई और यहाँ पे छापेमारी की, और आमतौर पर होता यह है कि जब किसी ऐसे अपराधी को पकड़ा जाता है तो या तो आते ही समय लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है या फिर जब गिरफ्तारी हो जाती है, कायदा तो यही कहता है कि आते समय ही जैसे उस थाने में आई है उसमें इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर नहीं हुआ। या फिर जाते समय इत्तला दी जाती है कि हमने यहाँ से अपराधी को पकड़ा है, तो जो वहाँ का जो जिला प्रशासन, जो जिला पुलिस है, उसको जरा भी कोई इत्तला नहीं है। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तब उनको खबर मिली कि यहाँ से कोई ऐसी बड़ी घटना भी हुई है। तो इसमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी सतर्क होकर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस को पूरे किसी प्रकार की कोई खबर नहीं करनी है, क्योंकि शायद उनको लग रहा हो कि मध्य प्रदेश सरकार इतनी आसानी से गिरफ्तारी ना करने दे। हालांकि ये संभव नहीं होता, यदि उस पर पुलिस किसी छत्तीसगढ़ में धाराएं लगी हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज है, तो ये संभव ही नहीं था कि उसको किसी प्रकार रोका जाता। मगर फिर भी इससे ये पता लग रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस किस तरीके से दबे छुपे तौर पर मध्य प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी कर रही थी और उसके बाद आज सुबह 4 बजे उसको अरेस्ट किया और लेके निकल गई है और दोपहर तक रायपुर पहुंच जाएगी, जहां उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त रायपुर के एसपी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी क्योंकि ढूंढा जा रहा था कालीचरण कहां छिपा है किसी को नहीं पता था। आज सुबह 4 बजे खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है, कैसे मुमकिन हो पाया? जब से ये एब्सकॉन्ड हुए थे वी वर ट्राइंग टू लोकेट हिम और कुछ इनपुट्स, कुछ टेक्निकल इनपुट्स के माध्यम से खजुराहो के बारे में जानकारी मिली। तो मेरी टीम वहाँ पे थी परसों रात से, और वहाँ पे काफ़ी ट्राई करने के बाद फिर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में पहले ये रुका हुआ था, और उसके बाद उसने एक और वहाँ पे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वर धाम है, वहाँ के पास में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ भी किराए में इन्होंने रूम लिया हुआ था। तो वहाँ से इसको हम लोगों ने आज सुबह 4 बजे अरेस्ट किया हुआ है और उसको लेकर के टीम निकली है। वो देर शाम तक रायपुर पहुंचेगी। किस तरीके से लोकल एजेंसीज की हेल्प ली गई थी या बिना उन्हें बताए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? अभी तो लोकल हेल्प की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ी थी, वो हमारी टीम ने खुद ही कोशिश करते हुए इसको अरेस्ट कर लिया है। प्रशांत जी, कब तक आपकी टीम रायपुर पहुंच जाएगी कालीचरण को लेकर, और आज कब तक प्रोड्यूस करेंगे? ये शाम तक, देर शाम तक पहुंचेगी, देर शाम तक पहुंचेगी। अच्छा प्रशांत जी, एक मामला पुणे में भी दर्ज है, तो क्या पुणे की भी पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर वहां की पुलिस भी चाहेगी कि कालीचरण से इस मामले में पूछताछ हो। जी, पुणे और अकोला में एफआईआर हुई थी, तो वहाँ की पुलिस से भी बात हुई थी, तो विल इन्फॉर्म देम। बाकी उन लोग डिसीजन लेंगे उनके केस के लिए, विल इन्फॉर्म देम कि वी हैव अरेस्टेड। एक और सवाल कि जब आपकी टीम वहां पहुंची तो कालीचरण की तरफ से किस तरीके से बिहेव किया गया, क्या कोऑपरेट किया गया? वो जिस समय अरेस्ट हुआ उस समय कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं था। हमारी टीम में काफी संख्या में लोग थे और वो अकेले था, तो वी जस्ट पिक्ड हिम अप एंड वी आर ब्रिंगिंग हिम। प्रशांत जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, लगातार नजर बनी हुई थी सबकी और जिस तरह का बयान दिया गया था उसके बाद से कालीचरण निशाने पर था। किस तरीके से आप लोग खजुराहो तक पहुंचे, ये सूचनाएं कैसे कलेक्ट हुई? क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है, लेकिन ये तो मध्य प्रदेश पहुंच गया था। तो छत्तीसगढ़ में नहीं था, ये तो क्लियर था। बाकी बहुत सारी टेक्निकल इनपुट्स हम लोगों ने ली, कहाँ से जा सकता है, रेलवे से, एयरपोर्ट से, उनके नंबर से, तो काफी चीजें पे वर्क किए और फिर अल्टीमेटली ये खजुराहो से अरेस्ट हुए। और इन्होंने जो एक वीडियो जारी किया था कल, वो भी खजुराहो से जारी किया था, जो पहले गेस्ट हाउस में रुका हुआ था वहाँ पे। जी अच्छा प्रशांत जी, क्योंकि कालीचरण धर्म संसद में विवादित बयान दिया, उसके बाद भी जब एक बार फिर से एक वीडियो जारी कर यही कहा गया कालीचरण की तरफ से कि वो अभी भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है अपने शब्दों पर, क्या गिरफ्तारी के समय या उसके बाद में अभी भी कालीचरण अपने उस बयान पर कायम है? कोई अभी हम लोग उससे अभी कोई बयान का मौका नहीं है, उसको लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे लाकर उससे पूछताछ करी जाएगी। जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई वहां से कौन उसकी हेल्प कर रहा था, कैसे छत्तीसगढ़ से खजुराहो पहुंचा, क्या इस बारे में कुछ कड़ियां जुड़ पाई हैं? वो 3-4 लोग थे जो उसके साथ आए थे शुरू में ही, वही लोग थे उसके साथ। प्रशांत जी, आप लोगों ने अभी धाराएं कौन कौन सी लगाई हैं और जब कोर्ट में पेश करेंगे तो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, कुछ अगर इस पर आप रोशनी डाल पाए तो? धाराएं 505 आईपीसी है, 294 है, 153A है, 295A है, और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जमानत के विरोध हम लोग लगाएंगे अपना रिपोर्ट। जी अच्छा प्रशांत जी, कालीचरण को ढूंढा जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के खजुराहो वो पहुंचा किस तरह से, क्या कुछ आपको इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि उसकी मदद कौन कौन कर रहा था? मदद जो उसका खुद के पहले के उसके जो साथी रहे हैं उन्हीं 2-3 लोगों ने शायद की है। अभी डिटेल पूछताछ जब इसको ला करके हम लोग करेंगे। जी अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए, जिन धाराओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, तो क्या आगे सजा का प्रावधान इन धाराओं के तहत, मैं ये समझना चाहती हूँ कि मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी आगे कालीचरण की? नहीं, सभी धाराएं काफी स्ट्रिंजेंट रहती है और धार्मिक अनिश्चितता फैलाने से रिलेटेड है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खराब करने से रिलेटेड है और लोगों की भावनाएं भड़काने से रिलेटेड है, तो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं और इनके ऊपर हम लोग भी अपना पक्ष अच्छे से कोर्ट में रखें। जी प्रशांत जी, एक और सवाल, जिस तरीके से सफाई भी पेश की, सफाई ना ही कहा जाए बल्कि वो अपने वक्तव्य पे कायम नजर आया कालीचरण, तो क्या जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी उनका वही रवैया था? गिरफ्तार कर कम्युनिटी काफी स्ट्रांग थी, काफी सारे लोग थे और वो 1-2 लोग ही थे, तो देयर वाज नो टाइम टू रजिस्ट, उनको हमने पकड़ा और लेकर के आए।
प्रशांत जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि धर्म संसद में इस तरह का बयान दिया गया था, धर्म संसद का मामला है, कथित तौर पर संत कहा जा रहा है कालीचरण को, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मामले में कई तरह के दबाव पुलिस पर भी होंगे। नहीं, पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा, खजुराहो से गिरफ्तारी सुबह 4 बजे ही हुई थी। रायपुर क्या लाया जा चुका है कालीचरण को या अभी लाया जा रहा है? नहीं, रास्ते में है, देर शाम तक रायपुर। ठीक है जी, ओके, बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत अग्रवाल, रायपुर के एसपी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि खजुराहो से लेकर टीम रवाना हो चुकी है कालीचरण को, और कालीचरण को लेकर देर शाम तक ये टीम रायपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कोशिश ये होगी कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में बापू को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाला कालीचरण मध्य प्रदेश के खजुराहो में गिरफ्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को बिना कोई जानकारी दिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लोकल पुलिस को वहां पर नहीं बताया गया, छत्तीसगढ़ की टीम सीधा वहां पर पहुंची और जिस गेस्ट हाउस में कालीचरण रुका हुआ था वहां से उसको उठाया और रवाना हो चुकी है छत्तीसगढ़ पुलिस की ये टीम। और किन किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं वो भी प्रशांत अग्रवाल ने बताया है। और बड़ा सवाल यह कि लगातार कोशिश हो रही थी, लगातार तलाश कर रही थी छत्तीसगढ़ पुलिस की कालीचरण तक पहुंचे, लेकिन कालीचरण मिला कहां? मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक गेस्ट हाउस में अपने साथियों के साथ नाम बदलकर छुपा हुआ था और शाम तक रायपुर पहुंच जाएगा, जिस तरीके से जानकारी दी है प्रशांत अग्रवाल ने, रायपुर एसपी ने। और जिस तरह के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जाहिर तौर पर यहाँ कालीचरण की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि एक मामला तो देखिए रायपुर में, लेकिन 2 मामले महाराष्ट्र में, एक अकोला और एक पुणे, वहां पर भी दर्ज हैं। तो ऐसे में कालीचरण के जो ये विवादित बयान था और बाद में भी वो अपने बयान पर कायम बना हुआ है, अपने उस वक्तव्य पर जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, तो कालीचरण की मुश्किलें अब शुरू हो गई। आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि गिरफ्तारी आज सुबह 4 बजे खजुराहो में हुई है और बताया जा रहा है कि खजुराहो में बागेश्वरी धाम में वो छिपा हुआ था, क्योंकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन कालीचरण है कहां, ये सवाल बना हुआ था, जिसका जवाब अब मिला है कि वो छत्तीसगढ़ से निकलकर वो पहुंच चुका था खजुराहो, मध्य प्रदेश, और वहां से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।